गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 का स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 अपने को बताता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट और नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एग्जैक्टली क्या क्या आता है अपने को पता है, अपने पहले भी बात कर चुके हैं। तो गाइज आप लोगों को एकदम पार्टिसिपेट करना है, फटाफट से मैसेज में रिस्पॉन्स भी देना है और अपने कॉपी में लिखना स्टार्ट करिएगा गाइज, बिकॉज रनिंग नोट्स, जो क्लास नोट्स होगा ना, वो अपने क्लासेस का इंटीग्रल पार्ट है। आप लोगों को लगातार लिखते रहना होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी इशू होगा, अपने ऑब्वियसली आप चैट में लिखिए। आप लोग को अनम्यूट करेंगे तो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, बट अपना नोट्स एकदम लगातार रेडी रखिए। और 2 कलर के पेन के साथ आप लोग बैठे हो। हेडिंग दीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। तो गाइज ये अपने बोल सकते हैं कि दीज 5 आर द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ये पांचों चीज है तो उसको बोलते हैं एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। इसमें से सर ऑब्वियसली अपने ये वाला बात पहले कर चुके हैं कि इंडिया में 2 सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर रनिंग करेंटली। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा है इंड एएस। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा है इंड एएस। तो अपने जो फाइनल लेवल पर बातचीत करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंड एएस का बातचीत करने वाले हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल का बातचीत ऑलरेडी इंटर लेवल तक हो चुका है। तो अब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले लेवल का बातचीत अब हल्का फुल्का रिविजनरी तरीके से भले ही बात करेंगे, बट डिटेल डिस्कशन अपने जो करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंड एएस वाला बातचीत करने वाले हैं। तो इंड एएस के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है उसमें ये 5 कंपोनेंट होता है। अब सर ये 5 कंपोनेंट एग्जैक्टली बनेगा कैसे, इसको लेकर के अपने को गाइडेंस कौन देता है? बैलेंस शीट, पीएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू अकाउंट्स। ये अपने बनाएंगे एज पर स्केड्यूल 3 का डिवीजन 2। स्केड्यूल 3 का डिवीजन 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है एज पर इंड एएस 7। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये अपने बनाएंगे एज पर इंड एएस करेक्ट। तो गाइज एक बार फटाफट से आप लोग को याद दिलाने के लिए, वैसे तो अपने आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं स्केड्यूल 3 का डिवीजन 2, बट एक बार आप लोग को जस्ट याद दिलाने के लिए, जो आप लोग अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हो, जो आप लोग अभी तक बैलेंस शीट, पीएल जानते हो, उसको एक बार अच्छे से देखो। आप लोग ये वाला फॉर्मेट जानते हो ऑलरेडी। ऑब्जर्व करो, कंफर्म करो, यस सर ये वाला फॉर्मेट हम लोग का देखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या लिखते थे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
और फिर लिखते थे असेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये तीन आइटम होता था। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। और असेट्स के अंदर में टोटल नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। और उसके अंदर सर फर्दर ब्रेकअप होता था शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में, जैसे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अगर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता तो वो भी यहां पर आ जाता, राइट। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में सर वैसे तो 4 सबहेड्स होता है, बट एक सबहेड यहां पर नहीं होगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यहां पर नहीं होगा, इस कंपनी में नहीं होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कोई भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वाला आइटम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। करंट लायबिलिटी के अंदर में ये 4 आइटम होता है, चारों आइटम यहां पर आपको दिख रहा है। असेट्स में, असेट्स में नॉन करंट असेट्स के अंदर ये सारा आइटम, ये फिक्स्ड असेट्स। अब आज के दिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है। ये हम थोड़ा सा पहले का पुराना वाला बैलेंस शीट खोले हैं, 15-16 वाला बैलेंस शीट खोले हैं, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ बिग कंपनी, ऑब्वियसली अपने कंट्री का सबसे बड़ा कंपनी है, तो उसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो जाता है। 16-17 से मैंडेटरी हो गया था इंड एस एप्लीकेबल का अप्लाई करना, तो 16-17 से तो इंड एस लगा रहा है रिलायंस। तो रिलायंस अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला बैलेंस शीट लास्ट कब बनाया? वो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला बैलेंस शीट लास्ट बनाया है 15-16 में। तो जब 15-16 में फिक्स्ड एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स ही बोला जाता था, उस समय तक उसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं हुआ था, बट आज के दिन इसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है। ठीक है? तो इस तरह से नॉन करंट असेट्स, उसके बाद करंट असेट्स। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो हम लोग ऑलरेडी इंटर लेवल पे देख चुके हैं, जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं। ये शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट है। हम आपको डिवीजन 2 के बारे में बातचीत करें उसके पहले एक बार डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट दिखा देना चाहते हैं। लेट्स सी, देख लो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में शेयर होल्डर फंड के अंदर में ये 3 आइटम, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज के अंदर में भी 4 सब हेड, फिर असेट्स के अंदर में नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर में 5 आइटम्स और करंट असेट्स के अंदर में 6 आइटम्स। करेक्ट, दिस इज अवर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। एक बार फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पे। अब जब आप रिलायंस का बैलेंस शीट देखोगे ना, अभी नया वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे ना, एग्जांपल आपको दिखाते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 का। फाइनेंशियल ईयर 1920 का अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे तो वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब आपको बैलेंस शीट जो देखने के लिए मिलेगा वो इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। देखो, पहले असेट्स आ रहा है, असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स ही है, बट इसके अंदर का जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा चेंज हो चुका है, पूरा चेंज हो चुका है। अभी अपने बात करेंगे एग्जैक्टली कैसे क्या हो गया है। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है उसके अंदर इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब देख रहे हो नाम चेंज हो गया है, इक्विटी बोला जा रहा है अब। इट इज नॉट शेयर होल्डर्स फंड एनी मोर, इट इज इक्विटी। करेक्ट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। करेक्ट, तो सर इसका मतलब पहले, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला बैलेंस शीट है, जो शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 वाला बैलेंस शीट है, शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 वाला बैलेंस शीट में पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद आता है असेट्स वर्टिकल फॉर्मेट में। बट डिवीजन 2 वाले बैलेंस शीट में पहले आता है असेट्स और उसके बाद आता है लायबिलिटीज। करेक्ट, देयर इज अ शिफ्ट। तो अभी लिखना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट ऑफ
बैलेंस शीट पीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एसओसीई। बैलेंस शीट पीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी and notes to accounts is given by schedule 3 division 2 of Companies Act 2013। Format of balance sheet PL statement of changes in equity and notes to accounts is given by schedule 3 का division 2 of Companies Act 2013। ठीक है, तो इसका मतलब सर आज के क्लास का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज के क्लास में हम लोग पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से समझे, एक एक बात को अच्छे से डिटेल में समझे, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लोग को कंफर्ट हो, एंड वी विल ट्राई कि हम लोग पीएल का फॉर्मेट भी आज के क्लास में कवर कर पाए। ठीक है, बट पहला ऑब्जेक्टिव क्या है सर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्वियसली पीएल वाला पोर्शन जो बच जाएगा वो कंप्लीट करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट वैसे तो अगर आप देखो तो अलग से हमारे सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब अपने बड़े चैप्टर्स करेंगे तो उसमें आपको बार बार बैलेंस शीट पीएल बनाना रहेगा, बैलेंस शीट तो बार बार बनाना रहेगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई वुड से इज मोर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, एक बार आप लोग अपने एंड से जस्ट एक लुक दो, फॉर्मेट को एक लुक दो। एवरीवन प्लीज लुक एट द फॉर्मेट वंस। यहां पे आपके स्क्रीन में ही खुला हुआ है, आप इसको चेक करो। चलिए इसको भी अपने फर्दर ब्रेक करते हैं, पहले खाली असेट साइड देखते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टैंडिंग ओनली द असेट साइड। असेट साइड को देखो ठीक से। स्केड्यूल 3 का डिवीजन 2 जो है ना, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे है। पार्ट 1 इज बैलेंस शीट, पार्ट 1 इज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो अपने पहले देख रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। नेम ऑफ द कंपनी लिखिए, बैलेंस शीट कौन से दिन का है, एज एट विच डेट लिखिए। यहां पे रुपीज इन लैक्स या करोड़, सर राउंडिंग ऑफ करना जरूरी हो गया। आज के दिन राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी हो गया है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग राउंडिंग ऑफ तब तक नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। तो हम लोग पूरा पूरा नंबर्स लिखेंगे। हम लोग को अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना है तो हम लोग उस बैलेंस शीट में जो नंबर्स लिखेंगे पूरा पूरा अमाउंट लिखेंगे, फुल अमाउंट लिखेंगे। बट आज के दिन ये मैंडेटरी हो चुका है कि राउंडिंग ऑफ करना ही पड़ता है। राउंडिंग ऑफ का क्या रूल है ये अपने बाद में बात करेंगे।
कि कैसे राउंडिंग ऑफ करना है सर, राउंडिंग ऑफ इन हंड्रेड्स करें, मतलब रुपीज इन हंड्रेड्स लिखें, कि रुपीज इन थाउजेंड्स लिखें, कि रुपीज इन लाख लिखें, कि रुपीज इन करोड़ लिखें, कि रुपीज इन मिलियंस लिखें, कैसे लिखें, इसको लेकर के भी रूल है, शेड्यूल 3 में बोला हुआ है। इसको लेकर के अपने बातचीत थोड़ा बाद में करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट बात पहले करते हैं। क्या बोला? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और आपको कंपैरेटिव देना पड़ता है प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, आपको सबसे पहले दिया असेट्स। असेट्स में ऑब्वियसली नॉन करंट असेट्स है और करंट असेट्स है, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर में देखिए, अभी अपने खाली असेट साइड देख रहे हैं गाइस, पूरा फोकस ऑन द असेट साइड। लाइबिलिटी साइड इज वेरी वेरी इजी। असेट साइड में अगर कंट्रोल आ गया, लाइबिलिटी साइड तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स के अंदर में आप देखो ए से लेकर के जे तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक है, मतलब 10 आइटम दिख रहा है आपको। एकदम घबराने का नहीं है, बहुत आराम से अब आज के क्लास में ही आपके फिंगर टिप्स पे होगा। 10 आइटम है, खाली एक बार रीड कर लो। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स। सर ये क्या है, ये तो बहुत ही अलग अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, बात होगा ना, एकदम सिंपल है। फाइनेंशियल असेट्स, अब फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में फर्दर ब्रेकअप, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स, ठीक है, डेफर्ड टैक्स असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर में सबसे पहले दिया इन्वेंट्रीज, फिर बोला फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में वापस है सर, फाइनेंशियल असेट देखिए ऊपर भी आया और फाइनेंशियल असेट नीचे भी आया। नॉन करंट असेट में भी फाइनेंशियल असेट है, करंट असेट्स के अंदर भी फाइनेंशियल असेट है। इन्वेंट्रीज के बाद फाइनेंशियल असेट्स आया, उसके अंदर फर्दर ब्रेकअप है इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंसेस एंड अदर बैंक बैलेंसेस अदर देन 3 अबव, लोन्स, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, फिर करंट टैक्स असेट्स, फिर अदर करंट असेट्स, टोटल असेट्स आपको मिल गया। ठीक है, सिर्फ असेट साइड देखना है। नाउ गाइज, अभी आप लोग को लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। सर अभी हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में एक है, सबसे पहले है असेट साइड, फिर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। असेट्स के अंदर में ऑब्वियसली दो हेड है, एक है नॉन करंट असेट्स। गाइज ये एक बार आप लोग को पहले थोड़ा सा मेमोराइज करवा रहे हैं, फिर अपने इसको लिखेंगे प्रॉपरली। ये क्या है कि अभी आप जो ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देख रहे हो, ये इस तरह से सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, आपको अच्छे से आए। ये मटेरियल में आपके प्रिंटेड है, ठीक है, मतलब आप तो आराम से देख सकते हो, यहां से रीड कर सकते हो, बट वैसे प्रेपरेशन नहीं होता है। प्रेपरेशन कैसे होता है सर? आपको अच्छे से समझ के पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट खुद से 3-4 बार लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कंफर्ट आएगा। ये सब जितना भी चीज है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो रेलिवेंट है, वो सारा मेरे क्लास नोट्स का पार्ट होगा। मतलब एट द एंड ऑफ द क्लासेस यू विल फील कि अगर आप सिर्फ जो क्लास नोट्स है, अगर आप खाली उसको अच्छे से पढ़ लो, तो यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, बहुत अच्छे से रेडी हो। आपको ये सब बुक खोल करके वापस से रीड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट अपने अभी कॉपी में लिखने वाले हैं, पूरा का पूरा राइट डाउन एकदम तरीके से करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा मेमोरी करके, थोड़ा सा मेमोराइज करके, फिर हम लोग ये लिखने वाला काम करेंगे। असेट्स में नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स है, ठीक है। इसके अंदर 10 आइटम है देखने को। नॉन करंट असेट्स के अंदर में सर कितना आइटम है? 10 आइटम है, ए से लेकर के जे तक, ठीक है, ए से लेकर के जे तक। इसमें आपको बता दें, पहला 3 आइटम जो है ना, वो है टेंजिबल असेट्स का, वो है टेंजिबल असेट्स का। नेक्स्ट 3 आइटम जो है ना, वो है इनटेंजिबल असेट्स का, वो है इनटेंजिबल असेट्स का।
उसके बाद जो एक आइटम है वो एक अजीब आइटम है, बायोलॉजिकल असेट्स नाम का। ठीक है। उसके बाद जो है वो है फाइनेंशियल असेट्स। ये ऐसे बोलने को एक ही हेड है, ये ऐसे बोलने को एक ही हेड है, फाइनेंशियल असेट्स। बट इसके अंदर फर्दर ब्रेकअप्स है। स्केड्यूल 3 के फॉर्मेट में दिया हुआ तो 1 2 3 है खाली। स्केड्यूल 3 के फॉर्मेट में दिया हुआ तो सिर्फ 1 2 3 है। बट जब अपने एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना, स्केड्यूल 3 दिया, कंपनीज एक्ट 2013 का स्केड्यूल 3 है, और फिर स्केड्यूल 3 के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो जब अपने एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ते हैं ना, तो अपने को समझ में आता है कि नहीं, इसमें एक और होना चाहिए था, नंबर 4 भी होना चाहिए था। ठीक है, इसको अपने 1 काउंट कर रहे हैं। तो देखो ये हुआ 3, क्या हुआ, टेंजिबल असेट। 3 क्या हुआ, इनटेंजिबल असेट। 1 क्या हुआ सर, अजीब टाइप का आइटम है, बायोलॉजिकल असेट्स। उसके बाद फाइनेंशियल असेट, ये भी अपने 1 काउंट कर रहे हैं। अभी भी 2 आइटम बाकी है, वो है डेफर्ड टैक्स असेट और अदर नॉन करेंट असेट्स। पहले खाली ऐसे समझो सर क्या क्या है, पहले ये ऐसे लिखा हुआ नहीं है, बट हम आप लोग को मेमोराइज कराने के लिए बता रहे हैं। देखो पहला 3 आइटम जो है ना वो टेंजिबल असेट है, नेक्स्ट 3 आइटम जो है ना वो इनटेंजिबल असेट्स है। उसके बाद एक अजीब आइटम है बायोलॉजिकल असेट। फिर है फाइनेंशियल असेट्स, उसके अंदर फर्दर ब्रेकअप है 4। फिर है डेफर्ड टैक्स असेट, फिर है अदर नॉन करंट असेट। तो पहला फोकस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लोग पहले कर रहे हैं असेट साइड, असेट साइड के अंदर भी पहले हम लोग कर रहे हैं नॉन करंट असेट्स। ये पहले आप लोग मेमोराइज करो। यस सर, बात समझ में आया कि जो 10 आइटम है उसमें से पहला 3 आइटम टेंजिबल असेट, पहला, फिर नेक्स्ट 3 आइटम इनटेंजिबल असेट, फिर नेक्स्ट आइटम बायोलॉजिकल असेट, फिर फाइनेंशियल असेट, फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स और अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है। अब टेंजिबल असेट के अंदर में 3 आइटम देखो क्या क्या है। टेंजिबल असेट के अंदर में 3 आइटम क्या क्या है। पहला आइटम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल असेट का 3 आइटम सर क्या क्या है बताइए जरा। पहला आइटम बोला गुडविल, फिर बोला अदर इनटेंजिबल असेट्स, फिर बोला इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल असेट्स में एक चीज और आगे लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स, बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स। फिर बोला फाइनेंशियल असेट्स, इसके अंदर पहले बोला इन्वेस्टमेंट्स, फिर बोला ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर बोला लोन्स, मतलब जो लोन दिया हुआ है, ऑब्वियसली लोन गिवन इज अ असेट। सर एग्जैक्टली फाइनेंशियल असेट किसको बोलते हैं, ये सब बहुत डिटेल में बातचीत होगा। ठीक है, अभी पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा मेमोराइज हो, फिर अपने एक एक करके एक एक आइटम को समझें। यहां पे एक और, ये एक्सप्लेनेशन के थ्रू आ रहा है, फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है। अदर फाइनेंशियल असेट्स, अदर फाइनेंशियल असेट्स, अदर्स, या फिर इसको एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं अदर्स, क्योंकि ये फॉर्मेट के अंदर नहीं दिया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन से समझ में आ रहा है कि यहां पर एक और आइटम को ऐड किया जा सकता है। करेक्ट। उसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट और फिर आ गया नॉन करंट असेट, ये भी एक एक आइटम हो गया। तो इस तरह से आपका ए से लेकर के जे तक हो चुका है।
हम एक बार आइटम्स को फिर से धीरे धीरे रिपीट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लोग मेमोराइज करोगे, पहले एक एक आइटम को मेरे साथ में बोलोगे उसके बाद हम आपको डेप्थ में एक एक आइटम का मतलब बताएंगे। सर देखिए, नॉन करंट असेट्स के अंदर में अपने को ऐसे मेमोराइज करना चाहिए कि पहले टेंजिबल असेट्स का 3 आइटम, फिर इनटेंजिबल असेट का 3 आइटम, फिर एक बायोलॉजिकल असेट्स बोल के एक आइटम है वो, फाइनेंशियल असेट्स। हाँ सर, अंडरस्टूड कि उसके अंदर और फर्दर 4 सब ब्रेकअप है, बट फाइनेंशियल असेट्स आता है उसके बाद, और उसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड अदर नॉन करंट असेट्स। करेक्ट। टेंजिबल के अंदर में 3 आइटम जो है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल असेट्स के अंदर में जो 3 आइटम है वो है गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, फिर बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट। सर ये क्या चक्कर है, एक तो बायोलॉजिकल असेट क्या होता है, फिर बियरर प्लांट क्या होता है, बात करेंगे। फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स, अदर्स। फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। अब आप लोग एक बार अपने आप रीड करिए, खुद से कंफर्म करिए कि यस सर, हम लोग को मोटा मोटी मेमोराइज हो गया है, आइडिया लग चुका है कि नॉन करंट असेट्स के अंदर में क्या सीक्वेंस है, ए से लेकर के जे तक कैसे आइटम्स आता है। गाइस देखिए, ये जो एक एक आइटम है ना, ये सब जो एक एक आइटम आपको दिख रहा है, ये सब के ऊपर ना, ये सब के ऊपर ना अलग अलग से इंड एस है, अलग अलग से इंड एस है। अपने को ये सारा इंड एस डिटेल में अच्छे से, जो जो हमारे सिलेबस में है वो सारा डिटेल में समझना है। और ये बैलेंस शीट में जो आप कॉमनली जितना भी आइटम देख पा रहे हैं ना, ये सब के ऊपर जो जो इंड एस है वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो अब सुनो, टेंजिबल असेट्स के अंदर में जो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है ना, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, ये जो आप लोग ऑलरेडी इंटर लेवल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़े हो, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इंड एस 16 है, इंड एस 16, जो ये दोनों के बारे में बात करेगा। राइट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए एक अपना अलग इंड एस है, बट ये दोनों के बारे में इंड एस 16 बात करेगा। जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था ना, एकदम वैसा का वैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के जैसा, जिसमें आप प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन अगर है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सब उसके अंदर आ जाता है। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब कोई एक ऐसा असेट जिसके बेसिस पर आप इनकम अर्न करने का इंटेंशन रखते हो, एन असेट हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल अप्रिसिएशन या रेंट इनकम। मतलब आपके पास अगर कोई ऐसा असेट है जिससे आपको इंटरेस्ट का इनकम आएगा, जिससे आपको डिविडेंड का इनकम आएगा, जिससे आपको रेंट का इनकम आएगा, या आप उस असेट को इसलिए हेल्ड कर रहे हैं, आप उस असेट को इसलिए होल्ड कर रहे हैं सो दैट उसका कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाए, सो दैट उसका वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए, तो आपको बेनिफिट हो जाए। कोई भी ऐसा असेट होता है ना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड किया हुआ असेट, इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड किया हुआ असेट। तो अब ध्यान से सुनो, आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, उस लैंड एंड बिल्डिंग नाम के असेट को आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलोगे या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे, आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलोगे या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलोगे, क्या बोलोगे उस लैंड एंड बिल्डिंग को। सर देखना पड़ेगा कहां फॉल करता है। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में क्या बोलता है इंड एस 16 बोलता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एन असेट विच इज हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, ध्यान से समझो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एन असेट विच इज हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। तो अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, मतलब उसमें आपका क्या तो एडमिन ऑफिस है या फिर आपका कोई और ऑफिस, आपका गोडाउन है, अगर आप उसको बिजनेस के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज कर रहे हो, तब तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को होल्ड कर रहे हो, क्यों, सो दैट आप उससे रेंटल इनकम कमा सको, सो दैट आप उसका कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सको, उस बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, लैंड का वैल्यू बढ़ेगा, तो उससे आप कैपिटल अप्रिसिएशन कमा सको, तब फिर वो बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
बस ये डिफरेंस है सर। बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग यहां भी आ सकता है अगर यूज हो रहा है तो, और लैंड एंड बिल्डिंग यहां भी आ सकता है अगर उसको एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड किया हुआ है तो। देखना पड़ेगा कि वो कौन से डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, राइट। इसका मतलब सर टेंजिबल एसेट तो बड़ा सिंपल हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। करेक्ट सर, टेंजिबल एसेट हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं सर इनटेंजिबल एसेट्स का। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट का। इनटेंजिबल एसेट में सबसे पहले बोला गुडविल, इनटेंजिबल एसेट में सबसे पहले बोला गुडविल। गुडविल को लेकर के सर बहुत जगह जगह हम लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करने वाले हैं। सबसे ज्यादा तो जब हम लोग इंड एस 103 पढ़ेंगे, इंड एस 110 पढ़ेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखोगे कि गुडविल कैसे अराइज होता है। उस गुडविल को यहां पर दिखाना पड़ता है। इनफैक्ट इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में बाकी इनटेंजिबल एसेट को बाद में रखा गया है। बोला पहले गुडविल मेरे को अलग से बता दो, पहले गुडविल अलग से बता दो, राइट। तो सबसे पहले गुडविल बताया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि कोई और इंटेंजिबल एसेट है क्या, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब अगर आपका है कोई तो वो उसके बाद में बता दो अदर इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। और अगर कोई इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, कोविड का वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, कोई कॉपीराइट बन रहा उससे रिलेटेड काम चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट, राइट। मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन के जैसा, अभी तक बना नहीं है, ये इंटेंजिबल असेट बन रहा है, वो यहां पर आ जाएगा। मतलब गुडविल सबसे ऊपर, फिर अगर कोई और इंटेंजिबल असेट है तो वो, और उसके बाद आ जाएगा आपका इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद देखो क्या बोला, बायोलॉजिकल असेट अदर देन बियरर प्लांट। अब ये वाला बात समझने के लिए थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा, नया बात है आप लोग के लिए, इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मजा आएगा आप लोग को समझ के सुन के। पहले ये समझो बियरर प्लांट क्या होता है, बियरर प्लांट क्या होता है पहले ये समझो। बियरर प्लांट का मतलब आप ऐसे मान लो जैसे ऑरेंज ऑर्चार्ड है, राइट, टी लीव्स है, टी लीव्स है, राइट। आप टी गार्डन गए हो, टी गार्डन गए हो, या फिर आप ऑरेंज का ऑर्चार्ड में गए हो, मैंगो ऑर्चार्ड समझ लो, चलो मैंगो प्लांटेशन, एप्पल का प्लांटेशन, एप्पल ऑर्चार्ड, ठीक है। वहां पर वो सब प्लांटेशन में क्या होता है, वो सब प्लांटेशन में क्या होता है, जैसे एप्पल ट्री है, एप्पल ट्री में एप्पल आया, एप्पल उगा, उसके बाद उस एप्पल को कट कर दिए, वापिस से उसमें वापिस से एप्पल आ गया, फिर उसको कट करके यूज कर रहे हैं अपने। तो उस प्लांट में उस प्लांट का देखभाल करना पड़ता है, उस प्लांट का हार्वेस्टिंग करते रहना पड़ता है कई कई सालों तक, और कई कई सालों तक वो वाला प्लांट एप्पल देता ही जाता है, देता ही जाता है, साल दर साल, जब जब सीजन आता है एप्पल का तब तब वो एप्पल देता जाता है। उसी तरह से ऑरेंज ऑर्चार्ड, उसी तरह से टी लीव्स, ठीक है। मतलब फॉर मोर देन 1 ईयर उसमें प्लांटेशन आता जाता है, आप उसका देखभाल करते रहो, उसको प्रॉपर आप मेंटेन करते रहो, और वो आपको फ्रूट्स देता रहता है। इसी तरह से टी गार्डन में भी यही होता है, राइट। बट कुछ कुछ क्रॉप्स क्या होता है, एनुअल क्रॉप्स होता है, जैसे वीट है, जैसे शुगर केन है, उसके प्लांट को काट दिया जाता है, फिर नया प्लांट वापस से उगता है, करेक्ट। दोनों में डिफरेंस को समझो। अब सुनो बियरर प्लांट किसको बोलते हैं। बियरर प्लांट इज अ प्लांट विच गिव्स फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड, एंड जिससे आप इकोनॉमिक बेनिफिट कमाओगे, ठीक है। और उस प्लांट का लाइफ, आप उस प्लांट को कट करके नहीं बेच दोगे, ध्यान से समझना। एप्पल प्लांट है, एप्पल प्लांट इज गिविंग यू द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या दे रहा है सर, एप्पल दे रहा है। उस प्लांट को कट करके आप अलग से सेल कर सकते हो, बट आप प्लांट को ही कट नहीं कर दे रहे हो, आप प्लांट को कट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस प्लांट से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ रहा है आप उसको कट कर रहे हो, प्लांट को आप कट करके सेल नहीं कर रहे हो, पहला बात। दूसरा बात, उस प्लांट का लाइफ मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 1 ईयर है,
अपने को पता है इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसा बोलता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंड AS 16 बोलता है। ये बात क्या बोलता है कि आप प्लांट को ना एक मशीनरी की तरह देखिए। इस एप्पल प्लांट को आप एक मशीनरी की तरह देखिए। इस मशीनरी को आप मेंटेन किए जा रहे हैं और ये आपको मैन्युफैक्चर करके एप्पल दिए जा रहा है। मतलब आप इस प्लांट को मेंटेन करते रहिए। जस्ट लुक एट इट लाइक अ मशीनरी एंड इट कीप्स ऑन गिविंग यू द प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल। तो बोला इसको ना आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रीट करिए, इसको जस्ट लाइक एनी अदर प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट लाइक एनी अदर लैंड एंड बिल्डिंग की तरह आप इसको असेट मानिए और इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नाम दीजिए। बियरर प्लांट यहां पर आ जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम लोग इंड AS 16 पढ़ेंगे। जब हम लोग इंड AS 16 पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को बियरर प्लांट के ऊपर 2 पेज का प्रॉपर नोट्स लिखवाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, बियरर प्लांट का आइडिया आई होप आप लोग को लग गया। पहले तो फटाफट से खाली इतना कंफर्म करो, यस सर हम लोग को ये बात समझ में आया बियरर प्लांट किसको बोलते हैं। बियरर प्लांट किसको बोलते हैं ये बात क्लियर है। जबरदस्त। बियरर प्लांट का मतलब सर एक ऐसा प्लांट जिस प्लांट को आप कट नहीं करते हो बट वो प्लांट आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देता है और उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप सेल कर सकते हो, राइट? और उस प्लांट का लाइफ मोर देन 1 ईयर है। इतना कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो उसको बोलते हैं बियरर प्लांट। अब बात समझो बायोलॉजिकल असेट किसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर में, किसी भी बिजनेस के अंदर में जो एनिमल्स है और जो प्लांट्स है वो बायोलॉजिकल असेट हो गया। एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो बायोलॉजिकल असेट हो गया। अमूल कंपनी के लिए जो उसके पास लाइव स्टॉक है, काउज एंड बफेलोज, वो उसका क्या है? वो उसका बायोलॉजिकल असेट है। तो इसका मतलब सर अमूल के बैलेंस शीट में यहां पर हम लोग को कुछ दिखेगा? यस दिखेगा, बायोलॉजिकल असेट है वो। और जो एनुअल क्रॉप्स होते हैं जिसका लाइफ 1 साल से कमती होता है, जो बियरर प्लांट नहीं बन पाया है तो प्लांट बट बियरर प्लांट नहीं है। सब बियरर प्लांट क्यों नहीं है? बियरर प्लांट इसलिए नहीं है बिकॉज उस प्लांट को ही कट कर दिया जाता है पहला बात तो, या फिर उसका लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है, राइट? जैसे वीट, जैसे शुगर केन, उनको कट करके बेच दिया जाता है, उनका लाइफ 1 साल से ज्यादा है ही नहीं, वो तो सीजनल है। नेक्स्ट सीजन वापस से नया प्लांट उगेगा, राइट? इसका मतलब वो बियरर प्लांट नहीं है। तो अदर देन द बियरर प्लांट बाकी जितने प्लांट है, बाकी जितने प्लांट है अदर देन द बियरर प्लांट, वो क्या है? वो बायोलॉजिकल असेट्स है। बायोलॉजिकल असेट तो बियरर प्लांट भी है। अभी ध्यान से देखो, नो हड़बड़ी, जस्ट इजी तरीके से देखो। लिखना नहीं है आप लोग को, सिर्फ देखना है। बायोलॉजिकल असेट में सर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं। प्लांट में 2 कैटेगरी है, अदर देन बियरर प्लांट और एक हुआ बियरर प्लांट। तो ये सब कुछ बायोलॉजिकल असेट है, ये सब कुछ बायोलॉजिकल असेट है। बट एनिमल्स एंड अदर देन बियरर प्लांट, प्लांट्स अदर देन बियरर प्लांट, ये दोनों कैटेगरी एक सेपरेट कैटेगरी है। ये दोनों कैटेगरी सेपरेट कैटेगरी है और ये वाला कैटेगरी सेपरेट कैटेगरी है क्योंकि इसको पीपीई बना दिया गया है। ये पीपीई है और ये एक अलग है, नॉट अ पीपी, नॉट अ पीपी। इस बात को, इस पिक्चर को ठीक से देखो, समझो। अच्छा सर अब समझे। मतलब बायोलॉजिकल असेट्स में आप जो जिसमें लाइफ होता है ना, आप उसको बोल रहे हैं, राइट? इसका मतलब सर एनिमल्स हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिर प्लांट अदर देन बियरर प्लांट जितने भी होते हैं वो सब हो गए। वो सबको ना अलग से दिखाने के लिए बोला गया है, वो सबको अलग से दिखाने के लिए बैलेंस शीट में बोला गया है। सिर्फ बियरर प्लांट को यहां पर दिखाने के लिए नहीं बोला गया है क्योंकि वो इंड AS 16 के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा और उसको यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाना पड़ेगा। सर ऐसा लेकिन क्यों किया है? बिकॉज बायोलॉजिकल असेट्स
का जो नेचर होता है ना वो काफी डिफरेंट होता है। प्लांट एंड मशीनरी का एक आप लाइफ एस्टिमेट कर सकते हो, एप्पल प्लांट का भी ना आप एक लाइफ एस्टिमेट कर सकते हो, बियरर प्लांट का ना एक लाइफ एस्टिमेट हो सकता है, एक एस्टिमेट लग सकता है। बट लाइफ स्टॉक का ना लाइफ बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, बहुत अलग तरह का वेरिएशंस होता है, उसका अकाउंटिंग ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंटिंग की तरह करना पॉसिबल ही नहीं है, उनका नेचर एकदम डिफरेंट होता है। तो उसके बारे में एक अलग गाइडेंस का जरूरत है। इसके ऊपर एक अलग हम लोग के पास इंडेस है, इंडेस 41, राइट। तो इसको लेकर के हम लोग को अलग से पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में बातचीत अलग से है, बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोजर भी शेड्यूल 3 बोलता है कि नहीं अलग से करिए। बट बियरर प्लांट को पीपीई मान लिया। अब एक बार मेरे साथ पहला 7 आइटम, सर पहला 7 आइटम अगर आप ठीक से देखो ना, असेट्स है, असेट्स। असेट्स मतलब असेट्स में भी कौन सा असेट्स, फिक्स्ड असेट टाइप का असेट्स। पहला 7 आइटम फिक्स्ड असेट से टाइप का असेट्स है। बोलो सर, पहला 3 टेंजिबल, नेक्स्ट 3 इंटेंजिबल, उसके बाद बायोलॉजिकल असेट अदर देन बियरर प्लांट। फिर से 7 आइटम पूरा लाइन से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल असेट अदर देन बियरर प्लांट, बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स। डन सर, डन। ये वाला बात समझ में आया, यहां तक का बात समझ में आया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल असेट्स का। अब बात करते हैं फाइनेंशियल असेट्स का। सबसे पहले तो ये समझो फाइनेंशियल असेट्स क्या होता है। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोल के हम लोग एक बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें मेनली हम लोग बातचीत करेंगे इंड एस 109 का। इंड एस 109 बताता है कि फाइनेंशियल असेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, राइट। क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस है, क्योंकि बहुत सारा बात समझना है, तो अभी उतना डिटेल डिस्कशन तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। अभी हम आपको एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में, सो दैट आप आज का बात समझ पाओ, इसलिए हम आपको खाली एकदम छोटा सा बात बोलेंगे कि फाइनेंशियल असेट किसको बोलते हैं। फाइनेंशियल असेट्स का मतलब आप ऐसे मान लो, कॉन्ट्रैक्चुअली यू हैव एनीथिंग रिसीवेबल, इफ एज पर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यू हैव एनीथिंग रिसीवेबल, देन दैट इज अ फाइनेंशियल असेट। सर क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? बिल्कुल भी नहीं। पर क्या ये सर समझने के लिए एक बार एनफ है? यस। फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं सर? कॉन्ट्रैक्चुअली अगर आपको कुछ मिलना है, रिसीवेबल है, मनी मनी मिलना है, पैसा मिलना है, कॉन्ट्रैक्चुअली कुछ मिलना मतलब कॉन्ट्रैक्चुअली पैसा मिलना है, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है। तो अब मेरे को बताइए, डेटर्स क्या आपका असेट है? क्या आपका फाइनेंशियल एसेट है? सोचो एक बार खुद से, बोलो डेटर्स क्या फाइनेंशियल एसेट है? अगर आप किसी को लोन दे करके रखे हो, वो पैसा आपको लेना है, क्या वो आपका फाइनेंशियल एसेट है? यस। ये दोनों का आंसर इज यस। क्या इन्वेंट्री आपका फाइनेंशियल एसेट है? क्या बिल्डिंग आपका फाइनेंशियल एसेट है? नहीं सर, बिल्डिंग और इन्वेंट्री थोड़ी ना हम लोग का कोई रिसीवेबल है, वी डोंट हैव अ रिसीवेबल, राइट। तो इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। दोनों में डिफरेंस को समझो। डेटर्स को हम लोग गुड सेल किए, उससे पैसा रिसीवेबल है। क्या रिसीवेबल है सर? मनी रिसीवेबल है कॉन्ट्रैक्चुअली, क्योंकि गुड सेल किए तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट वी हैव अ रिसीवेबल, राइट। तो इफ वी हैव एनीथिंग रिसीवेबल एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट, गुड सेल करना एक कॉन्ट्रैक्ट है सर, एक ट्रांजेक्शन एंटर हो गया जिसके तहत हम लोग को पैसा मिलना बाकी है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, राइट। तो दैट इज अवर फाइनेंशियल असेट। अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा रिसीवेबल है, ये भी एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका फाइनेंशियल असेट है। ट्रेड रिसीवेबल आपका फाइनेंशियल असेट है। लोन्स आपका फाइनेंशियल असेट है। इसमें कोई और आइटम भी आ सकता है, बिल्कुल। कोई कॉन्ट्रैक्चुअली एनीथिंग रिसीवेबल is can be a financial asset if it is not investment, if it is not trade receivable, if it is not loan, then it will come here under others category. Clear?
सर फाइनेंशियल एसेट का मतलब हम लोग को समझ में आया, बट एक बात बताइए, फाइनेंशियल एसेट आप यहाँ पर भी लिखे हैं, और हम लोग जब फॉर्मेट देख रहे थे हम लोग ध्यान ध्यान दिए थे कि फाइनेंशियल एसेट करंट एसेट्स के अंदर भी है। मतलब फाइनेंशियल एसेट एक तो नॉन करंट एसेट्स में भी है, फिर करंट एसेट्स के अंदर भी है। करेक्ट। सर करंट और नॉन करंट का डिवीजन कैसे होगा? करंट और नॉन करंट का डिवीजन जो आप लोग पहले समझे हुए हो ना इंटर लेवल पे, वही है। हम अभी भी आप लोगों को कॉपी में लिखवाएंगे कि एग्जैक्टली करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अभी शॉर्ट बहुत ही शॉर्ट में समझने के लिए क्या, 12 मंथ्स 12 महीना, आप लोग को याद होगा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑल्सो। अगर याद है तो वंडरफुल, नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, अपने डिस्कशन करेंगे। राइट। तो अभी इतना मानो कि सर करंट का मतलब शॉर्ट टर्म, नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म। when we are talking about non-current asset, we are talking about long-term assets. We are talking about more than 12 months वाला, अगर more than 12 months वाला कोई इन्वेस्टमेंट है तो फाइनेंशियल एसेट में यहां पर आएगा, नॉन करंट एसेट वाले फाइनेंशियल एसेट में आएगा। अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल है जिससे पैसा मिलने वाला 12 मंथ्स के बाद, एग्जाम्पल, तो वो नॉन करंट वाले फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा। अगर आप कोई लोन देकर के रखें, उसका कोई पैसा मिलना बाकी है 12 मंथ्स के बाद, तो वो यहां पर आएगा। इसी तरह से कोई और आइटम भी यहां पर आ सकता है। अगर फिक्स डिपॉजिट 12 मंथ से ज्यादा के लिए है, या फिर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर के रखें 12 मंथ से ज्यादा के लिए, वो यहां पर आ जाएगा, अदर्स में आ जाएगा। राइट। ये सबका एग्जांपल्स के साथ हम लोग लिखेंगे। अब सर डेफर्ड टैक्स क्या होता है? ये अपना इंड एस 12 है, इनकम टैक्सेस। उसमें अपने देखेंगे कि एग्जैक्टली डेफर्ड टैक्स कैसे अराइज होता है, डेफर्ड टैक्स कैसे आता है। राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। इंड एस में अपना 12 है, इंड एस 12 है, इनकम टैक्सेस। उसमें अपने को पता चलेगा कि एग्जैक्टली डेफर्ड टैक्स कैसे आता है। डेफर्ड टैक्स इज एक्चुअली नॉट अ रिसीवेबल। डेफर्ड टैक्स असेट इज नॉट अ रिसीवेबल, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एनीथिंग रिसीवेबल। तो फिर उसको अलग से रखा गया, क्योंकि उसको भी असेट साइड में लेके आना था, तो उसको यहां पर रख दिया। इन सब को छोड़कर अगर उसके बाद भी कोई भी नॉन करंट असेट्स बच जाए तो उसके लिए एक रेसिडुअल कैटेगरी डाल दिया, अदर नॉन करंट असेट्स। एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम लोग मान लो को एडवांस देकर के रखे हैं मशीनरी के लिए, मशीनरी के लिए एडवांस देकर के रखे हैं, मशीनरी मिलेगा, हम लोग एडवांस देकर के रखे हैं। डू वी हैव अ रिसीवेबल? वी हैव अ रिसीवेबल, बट इट इज नॉट मनी, इट इज अ मशीन। वी हैव अ रिसीवेबल। हम लोग सप्लायर को, वेंडर को हम लोग पैसा एडवांस में दे दिए, उससे क्या लेना बाकी है सर? उससे मशीन लेना बाकी है। मशीन हम लोग को मिलेगा 1.5 ईयर्स के बाद, 2 साल के बाद। राइट। तो इसका मतलब ये नॉन करंट असेट तो है क्योंकि 2 साल बाद मिलने वाला है, पर ये फाइनेंशियल असेट नहीं है। वो कहां जाएगा? वो यहां जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स में जाएगा। बोलो, अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर है क्या? अब आप कोई भी नॉन करंट असेट का नाम बोलोगे तो वो नॉन करंट असेट इस 10 में से कहीं पे फॉल करेगा, ए से लेकर के जे तक में कहीं फॉल करेगा। इसी तरह से आओ हम लोग एक बार करंट असेट्स भी देख लें, करंट असेट्स भी देख लें। गाइस अभी हम लोग सिर्फ एक बार अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे क्लास में। आप एक बार अगर फॉर्मेट देखना चाहते हो वापिस से करंट असेट का, सर नॉन करंट असेट का बातचीत हम लोग कर लिए, करंट असेट का अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते हो फटाफट से देखो। पहले इन्वेंट्रीज है, फाइनेंशियल असेट में यहां पर 4 नहीं 6 आइटम है। अभी अभी अपने जो किए थे उसमें 4 आइटम था, नॉन करंट असेट वाले फाइनेंशियल असेट्स में 4 आइटम था, करंट असेट वाले फाइनेंशियल असेट्स में 6 आइटम है। सर 2 एक्स्ट्रा क्या आ गया, बात करेंगे। बाकी 4 तो सेम टू सेम है, बाकी 4 तो सेम है, एकदम सिमिलर है। 2 नया क्या आ गया, बात करेंगे। और फिर क्या है सर? करंट टैक्स असेट्स, अदर करंट असेट्स, करंट टैक्स असेट्स और अदर करंट असेट्स। देखो यहां पर सिर्फ ए बी सी डी, ए से लेकर के जे तक नहीं है, खाली ए बी सी डी बस 4 है। इसका मतलब सर ये तो और ज्यादा इजी है, बिल्कुल इजी है। ए बी, थोड़ा सा जगह छोड़ के है ऑब्वियसली, फिर सी, फिर डी, बस इतना ही है।
करंट असेट्स के अंदर में, करंट असेट्स में बोला सबसे पहले लिख दो इन्वेंट्रीज, फिर बोला लिखो फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में जो ब्रेकअप है वो 4 नहीं है, वो 6 है। 1 2 3 4 5 6। सर क्या है वो 6 आइटम, बात करेंगे ना। करंट टैक्स असेट्स, अदर करंट असेट्स, बस इतना ही है। सर करंट असेट्स के अंदर में 4 आइटम, इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल असेट्स, करंट टैक्स असेट्स, अदर करंट असेट्स। सर ये तो बड़ा सिंपल है। अब देखिए ना, जो पहला 7 आइटम फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड था, नॉन करंट असेट में पहला 7 आइटम, नॉन करंट असेट्स में पहला 7 आइटम रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स था। फिक्स्ड असेट्स अपने को हमेशा से पता है कि लॉन्ग टर्म ही होता है सर, तो जब वो लॉन्ग टर्म में होता है तो वो तो खाली नॉन करंट में ही आना चाहिए था। करंट में इन्वेंट्रीज आ गया, क्योंकि इन्वेंट्रीज हमेशा करंट असेट होता है। इन्वेंट्रीज हमेशा करंट असेट के डेफिनेशन में फॉलो होता है। नहीं सर, कभी बाई चांस मान लीजिए एक ऐसा इन्वेंट्री हुआ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आफ्टर 12 मंथ्स, बाई चांस, बहुत ही रेयर केस है, सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल केस है, सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल केस है। कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास एक ऐसा फिनिश गुड्स है जो हम 3 साल बाद बेचेंगे, एक्सेप्शनल केस है, तो वो यहां पर आ जाएगा नॉन करंट असेट्स के अंदर में, अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगा। अगर आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो कि नहीं नहीं ये तो नॉन करंट असेट है, तो नॉन करंट असेट में वो किसी में भी फॉल कर सकता है, और अगर कहीं फॉल नहीं किया तो वो अदर नॉन करंट असेट में आ जाएगा। बट अदरवाइज इन जनरल इन्वेंट्रीज आर करंट असेट्स, तो सबसे पहले इन्वेंट्रीज को रखा गया, सबसे पहले इन्वेंट्रीज को रखा गया। उसके बाद फाइनेंशियल असेट तो सेम है सर, फाइनेंशियल असेट्स का मतलब मनी रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्चुअली, मनी रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्चुअली, एज पर कॉन्ट्रैक्ट वी हैव अ मनी रिसीवेबल, तो ये फाइनेंशियल असेट हो गया। तो सर यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट्स जो अपने ऊपर भी लिखे हैं, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर जो 2 आइटम था ना वो लास्ट 2 आइटम है, जो ऊपर का लास्ट 2 आइटम है वही यहां पे भी लास्ट 2 आइटम है, क्या, लोन्स, फिर अदर्स। सर यहां पे ये 2 नया आइटम क्या आ गया, एकदम सिंपल, जो आप हमेशा से जानते हो, जो आप हमेशा से जानते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर बैंक बैलेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर बैंक बैलेंसेस। सर बैंक बैलेंस तो ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है, बिल्कुल, बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है, करेक्ट। बट कुछ बैंक बैलेंस ऐसा भी होता है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बन पाता है, तो उसको बोलते हैं अदर बैंक बैलेंसेस। देखो ना, इसीलिए अदर बैंक बैलेंसेस लिखा हुआ है, क्योंकि इन जनरल तो बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। सर इसका क्या चक्कर है, नहीं समझ में आ रहा है। सुनो सुनो बात को सुनो, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का अगर मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी ग्रेटर देन 3 मंथ्स बट लेस देन 12 मंथ्स है, इसको बोलते हैं अदर बैंक बैलेंस। और अगर फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, 12 महीने के बाद में मैच्योर होने वाला है, तो ये तो नॉन करेंट हो गया ना, ये तो नॉन करेंट हो गया। नॉन करेंट में कहां जाएगा सर, क्योंकि इट इज अ बैंक बैलेंस विच इज अ रिसीवेबल, मनी रिसीवेबल एज पर कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स डिपॉजिट आप जो करा करके रखे हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अगेंस्ट में आपका मनी रिसीवेबल है, तो ये फाइनेंशियल असेट हो गया। फाइनेंशियल असेट में ये अदर फाइनेंशियल असेट हो जाएगा, अंडर अदर फाइनेंशियल असेट, अंडर नॉन करेंट असेट्स, अंडर नॉन करेंट असेट, क्योंकि मोर देन 12 मंथ्स वाला बातचीत आ गया।
सर यहां पर क्या आ रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्लियरली। आओ देखो थोड़ा फटक से आराम से देखो। सर फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में ना क्या आता है, फाइनेंशियल असेट्स का मतलब मनी रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्चुअली। तो इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले भी आ रहा था अभी भी आ रहा है। लास्ट का जो दो आइटम है वो ऊपर भी आ रहा था, पहले भी आ रहा था अभी भी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स और अदर्स का कैटेगरी तो यहां पर आई गया। बीच में जो दो आइटम आ रहा है उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कोई रिसीवेबल नहीं है। हाँ, जब इंड एस 109 पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग से इंक्लूड किया गया है। कैश को भी फाइनेंशियल एसेट ही बोला जाएगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर बैंक बैलेंसेस। सर अगर बैंक बैलेंस अगर अपना है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही तो है, करेक्ट। बट आपका अगर फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी तो बैंक में बैलेंस है। अगर आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा के रखे हैं तो वो भी तो आपका बैंक बैलेंस ही है। क्या वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा? जी हाँ, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा अगर उसका मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स है तो। सर ये कौन बोलता है? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप समझोगे तब समझ में आएगा कि कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं। अपने लिखेंगे ये सब नोट्स में। अगर इफ देयर इज अ डिपॉजिट ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, इफ देयर इज अ एफडी ऑफ लेस देन 3 मंथ्स, देन इट इज अ कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट में आ गया। लेकिन सर अगर मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है बट उसका मैच्योरिटी 3 मंथ से ज्यादा है और 12 मंथ्स के अंदर है, वो है तो करंट असेट। करंट असेट में भी वो है तो फाइनेंशियल असेट। क्यों? क्योंकि सर मनी रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्चुअली है करंट असेट, है फाइनेंशियल असेट, बट कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो उसको एक अलग कैटेगरी बनाया, अदर बैंक बैलेंसेस। अदर बैंक बैलेंसेस। सर अगर ये वाला कैटेगरी नहीं बनाया होता तो अदर्स में डाल देते। अगर ये वाला कैटेगरी नहीं बनाया होता तो अदर्स में डाल देते, बट अब ये वाला कैटेगरी बना दिया तो अब इसमें डालेंगे अदर बैंक बैलेंसेस में। सर अगर मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट का मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स के बाद में वो मैच्योर होने वाला है, तो इसका मतलब पहला बात तो वो नॉन करंट असेट है। यस सर। वो फाइनेंशियल असेट है। यस सर। उसको कहां डाले सर? फाइनेंशियल असेट्स में, अदर्स में डालना पड़ेगा यहां पर। ये वाला बातचीत क्लियर है क्या गाइस? फटाफट से कंफर्म करो। सुपर। अब देखो करंट टैक्स असेट। करंट टैक्स असेट क्या हुआ समझो। टैक्स असेट क्या होता है? अगर आपको एडवांस टैक्स आप दिए हुए हैं या फिर इनकम टैक्स रिफंडेबल है, टैक्स आपको वापस से मिलना है, इनकम टैक्स रिफंडेबल है, तो सर ये तो मनी रिसीवेबल हो गया। पर ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है। ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है। राइट? टैक्स का देना और लेना, टैक्स जो आप दोगे या फिर टैक्स का जो रिफंड मिलेगा वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस चल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहा है। इसलिए उसको फाइनेंशियल असेट नहीं बोला जा सकता है, इसलिए वो यहां पर आता है। इनकम टैक्स रिफंडेबल वगैरह हुआ, कोई ड्यूटी रिफंडेबल हुआ, राइट? तो वो यहां पर आपका करंट टैक्स असेट्स के अंदर में आ जाएगा अगर शॉर्ट टर्म है तो। सर अगर लॉन्ग टर्म है तो यहां पर आ जाएगा नॉन करंट असेट्स के, अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स असेट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपके अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगा अगर लॉन्ग टर्म के बाद रिसीवेबल है तो। और बाकी अदर करंट असेट्स, अगर कोई ऐसा करंट असेट जो कि ना तो इन्वेंट्री है, ना फाइनेंशियल असेट है, ना वो करंट टैक्स असेट है, तो वो अदर करंट असेट्स के अंदर आ जाएगा। सर अदर करंट असेट्स का एग्जांपल बताइए ना कुछ। हम आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, आप लोग बताइए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जल्दी से बताओ कहां आएगा। अपने कोई पेमेंट करके रखे हैं, रेंट का एडवांस में पेमेंट कर दिए, क्या ये फाइनेंशियल असेट है? क्या डू वी हैव अ मनी रिसीवेबल? प्रीपेड एक्सपेंस के केस में डू वी हैव अ मनी रिसीवेबल? द आंसर इज नो। If you don't have a money receivable as per a contract, that means it is not a financial asset. It is not a financial asset. But we know, sir, prepaid expense is our asset. Prepaid expense एक asset है और वो शॉर्ट टर्म नेचर का asset है, तो वो अदर करंट असेट्स में आ जाएगा। वो अदर करंट असेट्स में आ जाएगा। प्लीज चेक। सर नॉन करंट असेट में 10 आइटम, करंट असेट में खाली 4 आइटम। करंट असेट का 4 आइटम क्या क्या है सर? इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल असेट्स, ऊपर भी देखो पहले टैक्स दिया हुआ था, ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट दिया हुआ था, नीचे करंट टैक्स एसेट दिया हुआ है, ऊपर यहां पर अदर नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, हम लोग अदर करंट एसेट दे दिए। फॉर्मेट तो इजीली हुआ है।
सर करंट टैक्स में, करंट असेट्स के अंदर में तो कुछ पढ़ने का है ही नहीं, खाली इन्वेंट्री याद रखो। फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में 2 आइटम ज्यादा आ जाएगा, और ये दोनों आइटम तो वहां पर भी ऊपर भी टैक्स का सेट था, यहां पे भी टैक्स का सेट है। ऊपर डेफर्ड टैक्स असेट बोले थे, यहां करंट टैक्स असेट बोलेंगे। ऊपर अदर नॉन करंट असेट बोले थे, इधर अदर करंट असेट बोलेंगे। बस इतना सा डिफरेंस। बोलो असेट साइड आपको क्लियर है क्या? आर वी कंफर्टेबल इन द असेट साइड? तो लिखना स्टार्ट करो, पहले असेट साइड ही लिखेंगे। सुपर। या थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के साथ में लिखवा रहे हैं, लिखो। इसमें अमेंडमेंट आया है, अपने अमेंडेड वाला पढ़ेंगे, एज अमेंडेड। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 22, मतलब एकदम जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ फॉर्मेट है वो वाला ही अपने लिए रेलिवेंट है, वही अपने पढ़ रहे हैं। Schedule 3 Division 2 as amended applicable from 1 April 22। यहां पे एक चीज लिख लेना, Division 1 is applicable for companies applying accounting standards। Division 3 is applicable on NBFC companies। राइट, मतलब ये वाला चीज आप इंटर में पढ़ चुके हैं, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। स्केड्यूल 3 का 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले कंपनीज जो बैलेंस शीट पीएल बनाते हैं उसका फॉर्मेट है, जो कि आप इंटर लेवल पे पढ़ चुके हो आउट। डिवीजन 2 उन कंपनियों के लिए एप्लीकेबल है जो इंड एस फॉलो करते हैं, जो अपने फाइनल का सिलेबस है, जो अपने अभी करने वाले हैं। डिवीजन 3 उन कंपनियों का बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट बताता है जो कि एनबीएफसी कंपनीज है, ये भी हमारे कोर्स के अंदर में नहीं है, तो उसका भी बैलेंस शीट पीएल का पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। 2 एनबीएफसी अपने सिलेबस में है, बट एनबीएफसी में अपने को जितना रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली अपने उतना अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने पढ़ने वाले हैं स्केड्यूल 3 डिवीजन 2 का। डिवीजन 2 का पार्ट 1, पार्ट 1 लिखो, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। स्केड्यूल 3 डिवीजन 2 फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या लिखना होता है सर? नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, ये जो जाएगा ये जाएगा करंट ईयर का डेट,
रुपीज इन, यहां पे जस्ट ऐसे लिख लो, राउंडिंग ऑफ इज नेसेसरी इन रियल लाइफ, राउंडिंग ऑफ इज मैंडेटरी in real life but not in our syllabus, but not for our syllabus. Rounding off is mandatory in real life. सर राउंडिंग ऑफ करना जरूरी होता है, राउंडिंग ऑफ आइदर इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और लैक्स और करोड्स और मिलियंस, ये राउंडिंग ऑफ करना जरूरी है। आज के दिन ना कोई कंपनी का बैलेंस शीट बन ही नहीं सकता है पूरा पूरा नंबर लिख करके, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करना मैंडेटरी कर दिया, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, राउंडिंग ऑफ करना ही पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू अवर एग्जाम, अपने राउंडिंग ऑफ से तब करेंगे जब क्वेश्चन में बोला होगा, क्वेश्चन में उस तरह से फिगर्स दिया होगा, नहीं तो अपने तो पूरा पूरा नंबर लिखेंगे, पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रेश अपने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज से स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेस अपने को अच्छे से चाहिएगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं, देखो ऊपर लिख दिया नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट करेंट ईयर का डेट और रुपीज इन जो भी है। असेट्स, नोट नंबर, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर, बट अपने सिर्फ करंट ईयर लिखेंगे शॉर्ट में, और इसको अपने लिखेंगे शॉर्ट में प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहां पर सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, अपने को मालूम है सर ए टू जे है, ए से लेकर के जे तक है, 10 आइटम है। पहला 7 आइटम तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ए बी सी डी ई एफ जी। आप बताइए सर, पहला 7 आइटम रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स है। ठीक है, उसमें से ये 3 आइटम टेंजिबल है, ये 3 आइटम इनटेंजिबल है, फिर बायोलॉजिकल है। ठीक है सर, जो पहला 3 आइटम टेंजिबल है उसमें भी सीक्वेंस फिक्स्ड है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये पहला 3 आइटम हुआ सर टेंजिबल असेट्स का। गाइज अब आप लोग लिख रहे हो मेरे साथ में, एवरीवन। उसके बाद इनटेंजिबल असेट्स का गुडविल, फिर अदर इंटेंजिबल असेट्स, फिर इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, फिर नंबर जी नंबर जी बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स। बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट।
तो ये अपना ए से लेकर के जी तक पहला 7 आइटम हो गया। ये जो एच है ये इंपॉर्टेंट है, एच इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में वी नो दैट देयर विल बी 4 आइटम। इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब आप जानते हो सर, जस्ट अ सेकेंड गाइस। इन्वेस्टमेंट्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स, अदर्स। ये स्केड्यूल 3 में बोला हुआ नहीं है अदर्स, एक्सप्लेनेशन में बोला हुआ है, वहां से अपने लेके आए हैं। आई क्या है? डेफर्ड टैक्स असेट्स। जे क्या है? अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स, सर ये हुआ नॉन करंट असेट्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं करंट असेट्स का। ये तो हुआ बातचीत नॉन करंट असेट्स का, अब हम लोग बातचीत करेंगे करंट असेट्स का। करंट असेट में ए बी सी डी, बस 4 चीज। सबसे पहले ए, इन्वेंट्रीज, फिर बी, फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में वी नो हियर देयर आर 6 आइटम्स। 3, 4, 5, 6। सबसे पहले तो सर इन्वेस्टमेंट्स हम लोग को पता ही है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ट्रेड रिसीवेबल्स यहां पर आ गया। उसके बाद लास्ट का 2 आइटम भी वी नो, लोन्स, अदर्स। यहां पे जो 2 आइटम है ये नया एडिशन है इन करंट असेट्स। ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अदर बैंक बैलेंसेस। सी और डी और आएगा, ये है करंट टैक्स असेट्स, और ये है अदर करंट असेट्स। यहां पे जाके अपना असेट साइड कंप्लीट होता है। गाइस कंफर्म करो, लिखना कंप्लीट है क्या? पहले तो बोलो लिखना कंप्लीट है क्या? ऑल राइट, ग्रेट। यहां पे बिफोर वी मूव ऑन टू लायबिलिटी साइड, एक बार एक चीज ऑब्जर्व करो। सर देखिए यहां पर क्या है ना, फाइनेंशियल असेट्स के अंदर में यहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है,
ये हम लोग को मालूम है कि सर ये नॉन करंट एसेट वाला इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये लॉन्ग टर्म का बात कर रहा है, और यही करंट एसेट वाला इन्वेस्टमेंट्स जो है ये शॉर्ट टर्म का बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, वो तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, रेयरली इट इज अ पॉसिबल थिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेड रिसीवेबल भी नॉन करंट नेचर का है। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली वो यहां पर आ जाएगा, बट ऑब्वियसली आपको जनरली ये आइटम देखने के लिए मिलता नहीं है बैलेंस शीट में, बड़े बड़े बैलेंस शीट में भी ये वाला आइटम देखने के लिए मिलता नहीं है, इसमें अमाउंट जीरो मिलता है, राइट। तो इसीलिए करंट एसेट्स के अंदर में जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसी में आपको ज्यादातर ट्रेड रिसीवेबल्स देखने के लिए मिलता है। करेक्ट सर, लायबिलिटी साइड में हम लोग जाएंगे, बट एक बार फिर से बात करो, असेट साइड में टोटल 14 आइटम्स है, नॉन करंट एसेट में 10 आइटम, करंट एसेट में 4 आइटम। नॉन करंट एसेट का 10 आइटम में पहला 7 आइटम फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है उसके बाद फाइनेंशियल एसेट है, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में सिर्फ 4 आइटम है, पहला आइटम इन्वेंट्री है, फिर फाइनेंशियल एसेट है, फिर करंट टैक्स एसेट है, फिर आपका अदर करंट एसेट्स है। ठीक है, इसके अंदर का डिटेल हम लोग बहुत बार, मल्टीपल बार बात कर करके अब हम लोग के फिंगर टिप्स में है। आई एम श्योर अगर आप लोग क्लास में खाली फोकस किए हो तो ये सारे आइटम्स अब आपके फिंगर टिप्स में है। वी आर मूविंग ऑन टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड एक लुक देना है, अपने आप देना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज द नेम, टोटल असेट्स आ गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज द नेम। इसमें देखो इक्विटी है, इक्विटी में यहां 2 आइटम दिख रहा है, बट कंसोलिडेटेड वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, एक्सप्लेनेशन ठीक से रीड करेंगे ना तो यहां पर एक सी भी आएगा, सी आइटम आएगा, जहां पे अपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखेंगे। अभी जो अपने फॉर्मेट लिखने वाले हैं उसमें यहां पर अपने लिखेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये है सर लायबिलिटी साइड, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में इक्विटी आया, पहले तो इक्विटी लिख दिए और फिर अपना 1 और 2 स्टार्ट हो रहा है। देखो इक्विटी पहले लिख दिए, फिर अपना लाइबिलिटी साइड में 2 आइटम है, 1 नॉन करंट लाइबिलिटी, 2 करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली, करंट लाइबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली। ठीक है, इसके अंदर ब्रेकअप देखो, सबसे पहले सीधा फाइनेंशियल लाइबिलिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर में फर्दर ब्रेकअप है 1 2 3, वो हम लोग कर लेंगे, पहले तो देखो खाली फाइनेंशियल लाइबिलिटी। उसके बाद प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर में वापस से फिर से पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, इसके अंदर वापस से वही 3 आइटम है, प्रोविजंस को नीचे रख दिया और यहां पे जैसे अदर नॉन करंट लाइबिलिटी था ना, अदर करंट लाइबिलिटी को पहले लिख दिया, फिर प्रोविजंस लिख दिया, और उसके बाद करंट टैक्स लाइबिलिटीज लिख दिया। बस यहां पर खाली सीक्वेंस चेंज हो रहा है, सर वही 3 आइटम है, प्रोविजंस, टैक्स लाइबिलिटी और अदर लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, टैक्स लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज, वही 3 आइटम है, बस सीक्वेंस चेंज हो गया, पहले अदर लिखो, फिर प्रोविजन लिखो, फिर करंट टैक्स लाइबिलिटीज लिखो। यहां पर भी देखो ना ये 3 आइटम ही है, नॉन करंट वाले में भी पहले प्रोविजन है, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, फिर अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, एक बार पहले आप लोग को मेमोराइज करवाते हैं, फिर अपने लिखेंगे। पहले आप लोग को मेमोराइज करवा रहे हैं, ध्यान देना। सर देखिए लायबिलिटी साइड में क्या है ना, अभी आप लोग यहां पे कुछ लिखोगे नहीं गाइज, इसी में अपने यहीं पे नीचे कंटिन्यू करेंगे लायबिलिटी साइड। ओके, अभी आप लोग कुछ नहीं लिख रहे हो, ध्यान देना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में एक है इक्विटी, दूसरा है लायबिलिटीज। इक्विटी के अंदर में तो सर हम लोग को मालूम है ए बी सी 3 आइटम आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा मैटर। लायबिलिटीज में 1 और 2 है, 1 इज नॉन करंट लायबिलिटी, 2 इज करंट लायबिलिटी।
ठीक है सर, यहां पर एक बार बताइए ना, इक्विटी के अंदर में एबीसी क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके बाद है अदर इक्विटी, और फिर है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक बार खाली लिख के रख लो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है अभी हम बता नहीं पाएंगे, बाद में डिटेल में बातचीत होगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है सर, अभी नहीं बता पाएंगे बाद में एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली। नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज सर क्या क्या आइटम है? सबसे पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर में 1 2 3 आएगा, और फिर 3 आइटम आएगा, बी सी डी, प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। चेक कर लो। प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। और यहां पर करंट करंट लाइबिलिटी के केस में भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर में 1 2 3, उसके बाद सबसे पहले यहां पे जो आएगा ना बी सी डी, देखो ये 3 आइटम ही आएगा, पर सबसे पहले आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज पहले आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, फिर आएगा प्रोविजंस, फिर आएगा करंट टैक्स लाइबिलिटीज, करंट टैक्स लाइबिलिटीज। बस ये सीक्वेंस चेंज हो रहा है खाली। गाइस चेक करो, थोड़ा सा मेमोराइज करो, एक एक आइटम जैसे अपने असेट साइड का बातचीत किए वैसे एकदम सिमिलर तरीके से इसका भी डिटेल में एक एक आइटम का बातचीत करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक तो लायबिलिटीज इक्विटी है, दूसरा लायबिलिटीज है लायबिलिटी में नॉन करंट और करंट है, दोनों में एबीसीडी एबीसीडी है, देख लो एबीसीडी एबीसीडी। लायबिलिटीज के नॉन करंट लायबिलिटी में भी ए बी सी डी, करंट लायबिलिटीज में भी ए बी सी डी, बस टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आपका मैच हो रहा होगा सर एक बार फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर का आइटम देखो ना, ये देखो बोरोइंग्स यहां पर है, नॉन करंट वाले फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अंदर में बोरोइंग्स है, यहां पे भी बोरोइंग्स है, फिर लीज लायबिलिटीज है, इसमें भी सर ए और बी को एक बार 1A इसको डाला हुआ है, लीज लायबिलिटीज इसको भी अलग से बाद में डाला हुआ है, इसीलिए 1A बोल के दिख रहा है। एक्चुअली 4 आइटम है, फिर 1A के अंदर में लीज लायबिलिटी डाल दिया, बिकॉज बोरोइंग्स का ही पार्ट माना जाता है लीज लायबिलिटीज, राइट, लीज लायबिलिटीज लीज लायबिलिटीज। उसके बाद ट्रेड पेबल, सर ट्रेड पेबल में अभी एमएसएमईडी का डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट आ गया है, एमएसएमईडी एंड अदर्स का, तो इसीलिए उसको ए और बी में ब्रेक कर दिया, राइट। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को जो पेबल है ना, उसका अलग से डिस्क्लोजर का जरूरत पड़ता है, तो यहां पर भी एकदम एग्जैक्टली वही ट्रेड पेबल, एमएसएमईडी को कितना, बाकियों को कितना और अगर कोई अदर आइटम्स है तो वो अदर आइटम्स आ जाएगा, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज ठीक है गाइस, लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ में। अब ये लिखने के साथ साथ ही आपको मेमोराइज भी हो जाएगा गाइस। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले हम लोग लिखे
इक्विटी, इक्विटी के अंदर में लिखो ए बी सी। इक्विटी शेयर कैपिटल बी, अदर इक्विटी सी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है ये शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंड एस 103, इंड एस 110 में जब अपने बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो अपने को बार बार ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखने का जरूरत पड़ेगा एज पर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी अपने जब फॉर्मेट सीख रहे हैं तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सीख रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एक्सेलेंट। फिर सर अभी यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इक्विटी के अंदर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा? पहले हम लोग जब शेयर होल्डर फंड करते थे, पुराना वाला बैलेंस शीट शेड्यूल 3 डिवीजन 1 वाला, उसमें जब हम लोग शेयर होल्डर फंड लिखते थे तो शेयर होल्डर फंड में आता था पहला आइटम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नोट्स में जाकर के हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सारा दिखाते थे। अभी आप बोल रहे हैं खाली इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये शेयर कैपिटल नहीं होगा क्या? क्या ये पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा? द आंसर इज कि यस, इट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को सीधा सीधा इक्विटी का पार्ट नहीं मानते हैं। जब अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब सर जो फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का अपने बात की है ना, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इंड एस 109 जब अपने पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि प्रेफरेंस शेयर का नेचर इज एक्चुअली नॉट इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर का नेचर इक्विटी के जैसा नहीं होता है। आपको ठीक से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस शेयर को ब्रेक करना पड़ेगा कि इसमें कुछ इक्विटी कंपोनेंट है क्या, इसमें कोई लायबिलिटी को कंपोनेंट है क्या। अगर कोई इक्विटी कंपोनेंट निकल के आया तो वो अदर इक्विटी में आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर कोई इक्विटी कंपोनेंट है तो वो अदर इक्विटी के अंदर दिखा दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो कंपोनेंट लायबिलिटी नेचर का है वो लायबिलिटीज में जाएगा। लायबिलिटीज में भी सर आइदर नॉन करंट या करंट, दोनों में किसी में भी जा सकता है। नंबर 1 नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में भी सबसे पहले फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अंदर में सर सबसे पहले बोरोइंग्स, इसके बाद अपने है ना चीजों को सिंपल रखेंगे, 1A लिखने का जरूरत नहीं है। ऐसे मान लो 4 है, 4 आइटम है, ठीक है। नंबर 2 लीज ऑब्लिगेशंस या लीज लायबिलिटीज, सिंपल लिखो लीज लायबिलिटीज। फिर इसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर में सर फर्दर ब्रेकअप देना पड़ता है टुवर्ड्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, टुवर्ड्स अदर्स। और फिर 4 अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ये हुआ सर पहला आइटम फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फिर 3 आइटम और आएगा BCD। प्रोविजंस, deferred tax liabilities, other non-current liabilities।
लायबिलिटी साइड में सर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहले इक्विटी लिखे, लायबिलिटीज में दो है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। उसमें से अपने नॉन करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन लिख चुके हैं, नॉन करंट लायबिलिटी वाला पोर्शन को ठीक से चेक करो। फिर हम लोग आ गए हैं सर करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले फिर से फाइनेंशियल लायबिलिटीज एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डिट्टो, कोई डिफरेंस है ही नहीं। फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अंदर में एकदम एज इट इज 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 borrowings, 2 lease liabilities, 3 ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के अंदर हम लोग दिखा देंगे टुवर्ड्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, टुवर्ड्स अदर्स। सर इसका क्या चक्कर है ये अपने बात करेंगे अभी। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये तो हुआ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। फिर बीसीडी, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस, करंट टैक्स लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। गाइस पहले तो कंफर्म करना फटाफट कि आप लोग का लिखना कंप्लीट है क्या। यस, चलिए ग्रेट। तो सर यहां पे ऑब्जर्व करिए, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अपने इसको ऐसे मान लेते हैं सर, लीज ऑब्लिगेशन को एक अलग हेड मान लेते हैं, तो 4 आइटम हुआ, 1 2 3 4। फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अंदर में 4 आइटम, फिर 3 आइटम सर क्या क्या चीज का होता है सर, प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज के अंदर में फिर से 4 आइटम, ए बी सी डी। ए में सर सबसे पहले फाइनेंशियल लायबिलिटीज, फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर में फिर से 4 आइटम एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद 3 आइटम, सर वही 3 आइटम जो ऊपर भी है नीचे भी है, बस सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। इस बार पहले अदर है, फिर प्रोविजन है, फिर करंट टैक्स लायबिलिटीज है। पहले अदर करंट लायबिलिटीज है, फिर प्रोविजन है, फिर करंट टैक्स लायबिलिटीज है। बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो रहा है, बाकी आइटम सेम है। तो आप एक बात तो पहले ऑब्जर्व करो कि सर लायबिलिटी साइड में ना, देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी तो अलग हो गया, लायबिलिटी में नॉन करंट और करंट दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एग्जैक्टली सेम है, बस बीसीडी का सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है। ए तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है जो कि अंदर एकदम सेम है, सेम टू सेम है। बीसीडी नॉन करंट वाले में पहले प्रोविजन, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट वाले में पहले अदर करंट लायबिलिटीज, फिर प्रोविजंस, फिर करंट टैक्स लायबिलिटीज। फॉर्मेट सेम है। अब सर फाइनेंशियल लायबिलिटीज में, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे द मनी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे, कॉन्ट्रैक्चुअली वी हैव टू पे समथिंग। तो बोरोइंग्स, हम लोग लोन लेकर के रखे, कॉन्ट्रैक्चुअली वी हैव अ पेएबल, मनी पेएबल, तो ये अपना बोरोइंग्स हुआ। लीज लायबिलिटीज इज सिमिलर टू बोरोइंग्स। लीज कॉन्ट्रैक्ट आप लोग जानते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 वाला, राइट। फाइनेंशियल लीज जो होता है उसमें अगर हम लोग को कोई लीज लायबिलिटीज पे करना है, दैट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ लोन, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जाता रहता है।
हम लोग कोई एसेट खरीदे हैं, उसके बदले में लोन लेकर के रखे हैं, फाइनेंस लीज ट्रांजैक्शन, तो इट इज जस्ट लाइक बोरोइंग्स। ठीक है, इंड एस 116 है जो कि हमारे सिलेबस में है, उसमें आप लोग को ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट इन केस देयर इज एनी डाउट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 अगर आपका इंटर लेवल पे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, डू नॉट वरी, हमारे सिलेबस में है इंड एस 116 विच इज अबाउट लीज, तो अपने उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लीज लाइबिलिटीज आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स आपको मालूम है, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल में अभी शेड्यूल 3 का डिमांड ये है कि जो छोटे छोटे एंटिटीज को आपको पे करना है ना, उसको अलग से बताइए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज एन आइडिया, ये एमएसएमईडी एक्ट से आ रहा है, एमएसएमईडी एक्ट है एक। ठीक है, एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से क्या बोलता है कि उन लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, छोटे छोटे एंटिटीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, माइक्रो एंटिटीज, स्मॉल एंटिटीज, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, उन लोग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो बोलना चाहता है कि भाई आपका जितना भी ट्रेड पेबल है उसमें छोटे छोटे एंटिटीज को देना कितना बाकी है वो अलग से बताओ, फेस पे बताओ कि छोटे छोटे एंटिटीज को आपको कितना पे करना बाकी है और बाकियों को कितना पे करना बाकी है। उसमें भी नॉन करंट नेचर का और करंट नेचर का अगर अलग अलग हुआ, ट्रेड पेबल सर जनरली, ट्रेड पेबल जनरली करंट ही होता है, बट बाई चांस 12 मंथ से ज्यादा के बाद में पेमेंट करने वाला सिचुएशन अगर है तो नॉन करंट होना पॉसिबल तो है। तो नॉन करंट अगर होना पॉसिबल है उसके लिए हेड बना हुआ है ट्रेड पेबल, टुवर्ड्स एमएसएमईडी कितना पे करना बाकी है, टुवर्ड्स अदर्स कितना पे करना बाकी है, राइट। उसके बाद कोई और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटीज भी है तो वो भी यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद प्रोविजन, सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजन। प्रोविजन के केस में द अमाउंट इज नॉट सर्टन, अपने को अमाउंट अभी क्लियरिटी के साथ पता नहीं है, इट इज एस्टिमेटेड, राइट। तो प्रोविजंस के बारे में भी हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट अपने को पता है सर, इतना बेसिक डिफरेंस हम लोग को पता है लायबिलिटी और प्रोविजंस के बारे में, तो प्रोविजंस यहां पर आ जाएगा। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सर इनकम टैक्सेस वाला जो इंड एस है, इंड एस 12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, इंड एस 12, इनकम टैक्सेस, बुक एडजस्टमेंट, इट इज नॉट एक्चुअली पेएबल, इट इज जस्ट अ बुक एडजस्टमेंट जिसकी वजह से लायबिलिटी वाला सिचुएशन अराइज हो जाता है। ठीक है, ये जब अपने इंड एस पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अभी डिटेल में इसके बारे में बात करके फायदा नहीं, क्योंकि अभी मेरे बोलने से भी आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। और कोई अगर अदर नॉन करंट लायबिलिटी है तो वो यहां पर आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटी एकदम एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, बस यहां पे सीक्वेंस चेंज हो गया। अदर करंट लायबिलिटी, सर अदर करंट लायबिलिटीज में बहुत कुछ आ सकता है। प्रोविजंस, करंट टैक्स लायबिलिटीज, मतलब वो टैक्स पेएबल है, वो टैक्स का अमाउंट आ रहा है तो टैक्स पेएबल है, तो सर टैक्स पेएबल तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं, इट इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, इट इज स्टैट्यूटरी, राइट। So because it is not contractual, it is not a financial liability. It will come over here, current tax liability, tax payable. Total equity and liability. सर आज के क्लास में ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट समझे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझे हैं। टेक योर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट्स आराम से पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अब आपके कॉपी में लिखा हुआ है, उसको अच्छे से देखो, आराम से देखो, और एक बार मेरे को सिर्फ इतना कंफर्म करो कि आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट में कंफर्ट है क्या। क्या अगर अभी हम आपको बोल दे कि अपने आप एक बार फटाफट से बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा लिख दो, तो क्या आप लिख पाओगे क्या? देखो, कंफर्म करो। सुपर्ब, एक्सेलेंट गाइस। तो गाइज आप लोग का यही होमवर्क है कि आप लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अच्छे से रिवाइज करना, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को रफ में, नॉट इन योर फेयर वर्क, रफ में फटाफट से पूरा फॉर्मेट 2 बार जरूर लिखना। कल अपने मिलते हैं, शेड्यूल 3 कंटिन्यू करेंगे, शेड्यूल 3 का डिवीजन 2
same time tomorrow 9 a.m. All the best guys, see you tomorrow. Thank you so much. Tata, bye bye.